हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन IAS मैगजीन में इन्वायरमेंट वाली PT 365 पढ़ा रहा हूँ और ये आपका तीसरा वाला यूनिट आज से शुरुआत हो रही है। ये आपकी चौथी क्लास है और इसमें पहला जो यूनिट दिया हुआ है उसमें दिया है इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव। जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशंस हैं, संधियां हैं और पहल हैं जो न्यूज में रहे हैं अप्रैल से लेकर के आपका दिसंबर के बीच का, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका यूनिट है, उसमें दिया है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF। ठीक है, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को शुरुआत किसने की है? तो ग्लोबल जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF है, इसने जिसको जो है शुरुआत की, इसका जो बैठक हुआ था इसी में इसका समर्थन किया गया, इसको रेक्टिफाई किया गया। ठीक है, तो अभी हमें आपको ध्यान ही देना है कि GBFF से पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, क्योंकि इसी की बैठक में जो है इसका समर्थन करके शुरुआत की गई। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? GEF को पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे GBFF को। ठीक है, तो GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में दूसरे वाले आर्टिकल में दिया है। तो पहले ये देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों रहा। पहले दूसरा वाला आर्टिकल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पहला वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपको इंटीग्रेट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको लिंकअप हो जाएंगी। होता क्या है कि मैगजीन में भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर दी होती हैं, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिक्कत आएंगी। ऐसे में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके पढ़ाऊँगा, वो आसानी से और तेज़ी से हो जाएगा। तो सुर्खियों में क्यों रहा? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में जानते हैं कि इसकी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की जो परिषद है ना, इसने जलवायु पे, क्लाइमेट पे यानी बायोडाइवर्सिटी पे और पॉल्यूटेंट पे, प्रदूषण से, इससे जुड़े संकटों से निपटने में तेजी लाने के लिए $1.4 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन को मंजूरी दे दिया। किसने दिया? ग्लोबल इकोनॉमिक जो फैसिलिटी ने। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान देना है कि इस परिषद ने क्या किया कि जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़े संकट के लिए $1.4 बिलियन का जो है ये जो है ऋण का, और मतलब एक तरह से पूरे फंड का उसने समर्थन कर दिया। तो आपको ध्यान इसमें ये देना है कि पहले गूगल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को समझ लो, ग्लोबल इन्वायरमेंट को। ठीक, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी। क्या है? एक बहुपक्षीय कोष है, बहुत सारे चीज़ों के लिए काम करता है। ये कोष है यानी कि फंड के रूप में काम करता है, जो करता क्या है कि पर्यावरणीय समस्याएं, उनके सभी पहलुओं पे काम कर रहा है। एकमात्र यही एक जो है बहुपक्षीय कोष है। अब ये जो है विकासशील देश है, उनके कामों का समर्थन करता है। किन चीज़ों में? पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए। अब कौन कौन से 4 प्रमुख एरिया जिस पे ये विकासशील देशों का समर्थन करता है? तो जलवायु परिवर्तन पे, ठीक, आपको ध्यान देना है, आपको बायोडाइवर्सिटी पे, इंटरनेशनल वाटर पे और ओजोन क्षरण पे। इसके 4 क्षेत्रों में इसके जो है जो ये विकासशील देश हैं कार्य कर रहे होंगे तो उनको समर्थन करता है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों पर देखना हमें, तो कार्यान्वयन एजेंसियां में तीन है। एक विश्व बैंक है, UNDP है और UNEP है। तो 3 इसके कार्यान्वयन एजेंसियां होती हैं जिसके थ्रू ये काम करता है। तो विश्व बैंक यानी W बैंक, ठीक, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, तो 3 जो है इसके क्या कार्यान्वयन एजेंसियां, भारत सहित 186 इसके सदस्य देश हैं। ठीक, ये 2 फंड का संचालन करता है। एक लिस्ट डेवलपमेंट जो है कंट्री फंड और एक है स्पेशल क्लाइमेट कंट्रीज फंड। ठीक है, एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड ऐसे कुछ है। ठीक है, तो 2 प्रकार के फंड जो है इसका संचालन करता है। जो अब आपको ध्यान ये देना है कि जो कन्वेंशन ऑन जो है ये बायोडाइवर्सिटी था, जैव विविधता पे कन्वेंशन जो था CBD, इसी के जो जिस दिन ये अपनाया गया उसी के उपलक्ष्य में 22 मई को हम जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो जो GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये 5 जो कन्वेंशंस हैं उनके लिए फंड देता है। कौन कौन से कन्वेंशंस हैं इनके बारे में ऑलरेडी हम आपको 3 क्लासेस में बढ़ा चुके हैं। कौन सा पहला फंड है? तो आपका CBD है। CBD के लिए फंड देता है। ये बेसिक्स हैं, ये समझ लो कि आपके इन्वायरमेंट के बुक में भी होंगे, लेकिन अगर इसको आप पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, तो फिर जो चीज़ न्यूज़ में रही है वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो CBD के लिए फंड देता है। दूसरा UNFCCC के लिए फंड देता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। POPs पे स्टॉकहोम कन्वेंशन था जो दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषक हैं। UNCCD को भी फंड देता है और पारे पे जो मिनीमाता कन्वेंशन से पहले आर्टिकल में, पहले क्लास में पढ़े थे, उसके लिए भी ये फंड देता है। ठीक, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है। पहला रिपोर्ट ये है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ICI रिपोर्ट, ये जो है इसको ये जारी करता है। तो ICI जो है इसका जो है 2022 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने इसको समर्थन दिया था। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आपके जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, भू परिदृश्य हैं, समुद्री परिदृश्य हैं, और उनके क्या करना है, उनको जो है कि जो लोकल पीपल हैं और जो क्या है देशज पीपल हैं, इंडिजिनियस पीपल हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, उन लोगों को
उन लोगों को जो है वहाँ पे समर्थन करना है, उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है, उन्हें बढ़ाने के लिए सहयोग करना है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आईसीआई के बारे में। इसके 4 घटक हैं। 4 घटक हैं ये कि आप ये समझो कि वैश्विक स्तर पर जो भी पर्यावरणीय लाभ पहुँच रहा है उन्हें हमें स्थानीय कार्रवाई करनी है। उसके लिए जो वैश्विक इंडिजिनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी है उनका हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से पर्यावरण के लिए कोई पॉलिसी बनती है तो उनमें जो इंडिजिनियस पीपल हैं, ठीक, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हमें हिस्सेदारी भी नेतृत्व करना, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है, नेतृत्व बढ़ाना है। और हमें समावेशी संरक्षण ज्ञान का भी जो है कार्रवाई करनी है। तो ये आईसीआई जो है काम करता है। तो अभी इस रिपोर्ट में आया है कि इसको आपको ध्यान देना है कि आईसीआई रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, दोनों लोगों ने मिलकर इसको जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया कि जो इंडिजिनियस पीपल है, देशज लोग हैं, उनके पास जो स्थल रूप से संरक्षित क्षेत्र उसका 40% है और पारिस्थितिक रूप से अछूत क्षेत्र है उसका 37% हिस्सा मौजूद है। लेकिन यहाँ जो फाइनेंस है वो क्या है, 1% से भी कम इन लोगों के पास पहुँच रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ऐसे में आप देख लिए होगे कि जब इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास आप देखो कि संरक्षित क्षेत्र का 40% स्थल रूप से और अक्षुण भू क्षेत्र का 37% है, लेकिन फंड कितना है, 1% से भी कम इन लोगों के पास पहुंच रहा है जो जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन के लिए फाइनेंस हो रहा है पूरे विश्व में। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को आपने देख लिया, बेसिकली क्या है, कोष है जो क्या करता क्या है, पर्यावरण से जुड़ी समस्या उन पर काम करता है। 4 इसके क्षेत्र हैं, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इंटरनेशनल वाटर और ओजोन क्षरण। इसके क्रियान्वयन एजेंसियाँ कौन सी हैं, तो विश्व बैंक है, यूएनडीपी है, यूएनईपी है। ठीक, ये आपने देख लिया। तो अब आपको देखना है पहला वाला आर्टिकल कि इसमें आपको दिया गया है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो हाल में सुर्खियों में क्यों रहा कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF है, इसकी 7वीं सभा हुई, इसमें जो है GBFF का इसको शुरुआत कर गई, इसको समर्थन करके। ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, कि कुमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, इसके क्रियान्वयन को फाइनेंस करना। ये बेसिकली फाइनेंस ही करता है जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो जो इसकी शुरुआत किसकी हुई थी, ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि जो कुमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, इसके क्रियान्वयन को हमें फाइनेंस करना है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है कि अभी जो आपका जो GBFF है, इसके बारे में थोड़ा सा अनुच्छेद देखेंगे और पहले कुमिंग मॉन्ट्रियल देख लेते हैं। तो कुमिंग मॉन्ट्रियल को जो फाइनेंस करना है, इसका बेसिकली उद्देश्य है GBFF का। तो कुमिंग मॉन्ट्रियल क्या है, COP15 में अपनाया गया था, ध्यान नहीं देना है, COP15 में अपनाया गया था जो मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, तो इसको क्यों अपनाया गया था, जो आईची जैव विविधता लक्ष्य है, आईची जो है जैव विविधता जो टारगेट्स थे वो 2020 में इसकी सीमा खत्म हो रही थी, इसको टारगेट को पूरा करने के लिए। तो इसकी जगह पर जो है कुमिंग मॉन्ट्रियल को फिर से अपनाया गया। अब ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है कुमिंग मॉन्ट्रियल। ठीक है, इसके लिए आपको 4 गोल्स निर्धारित किए गए हैं 2050 तक, यानी 2050 तक कुमिंग मॉन्ट्रियल में 2050 तक, एक सेकेंड गलत लिख देता हूँ कभी कभी, मैं टैब पे मेरी राइटिंग वैसे ही होती है एकदम उल्टी जैसा। तो 2050 तक क्या है, एक 4 गोल्स हैं, और 2030 तक क्या है, इसके 23 टारगेट्स हैं। ठीक है, तो 23 टारगेट और 4 गोल्स हैं। तो आप ध्यान दो, इसमें 4 गोल कौन कौन से हैं, तो ये देखो ऐसे 2050 तक हमें करना क्या है कि जो मानवीय कार्यों के कारण जो प्रजातियां विलुप्त हो गई उनको रोक लेना है। हमें लाभ जो भी मिलेंगे उसका हमें बंटवारा न्याय संगत रूप से हो, जैव विविधता का संधारणीय उपयोग हो, और जो क्या करो $700 बिलियन का जो जैव विविधता फाइनेंस गैप को जो है ये प्रतिवर्ष हो रहा है उसको समाप्त करना है। टारगेट्स हैं 2030 तक हमें करना है इसको। तो ये आप टारगेट्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो कि हमें $200 अरब का निवेश जुटाना है जैव विविधता फाइनेंस के लिए। ठीक, सब्सिडी में कमी लानी है, जो सरकार हानिकारक सब्सिडी दे रही है। जैव विविधता वाले जो महत्व है उसके लिए हमें क्या करना है, वहाँ पे कि वहाँ पे हाथ को कम करके शून्य कर देना है। वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा कर देना है। आक्रामक विदेशी जो प्रजातियाँ उनके प्रवेश की दर को कम करना है, और हमें इसका इतना क्षेत्र जो है 30/30 का जो है हमें ये संरक्षित करना है। 30/30 डील जो है, इसमें 30% भूमि, अंतर्देशीय, समुद्री तटीय सब चीज़ों को 30% तक संरक्षित कर दो 2030 तक। ये टारगेट्स हैं। तो कुमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो है आईची लक्ष्य जो थे, आईची लक्ष्य उनकी जगह ये लाया गया था। ठीक, अब इसके लिए आपने देख लिया, इसके लिए क्या करेगा ये जो ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है ये फंड करेगा, किसको करेगा, कुमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क को करेगा। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये लिंकअप समझ में आ गया ना, तो लिंकअप अगर आपने कर लिया तो फिर आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारा जो इन्वायरमेंट जो है पूरी चीज़ें लिंकअप पे ही होती हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, इसमें विकासशील देशों से 16 लोग हैं, विकसित देशों से 14 लोग हैं, और जो मध्य पूर्व यूरोप और जो USSR है उससे 2 सदस्य हैं। ठीक है,
विश्व बैंक ट्रस्टी के रूप में सेवा देगा। ठीक, अब आपको इसमें ध्यान देनी है कि अब ट्रस्टी के रूप में इसमें सेवा देगा तो फंड का आवंटन कैसे होगा, वो चीज़ें आप देख लें। तो जो लघु विकासशील देश होंगे, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज होंगी, और जो द्वीपीय देश होंगे, स्मॉल जो विकासशील द्वीपीय देश होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, सहायता देने में प्राथमिकता की जाएगी। सरकारें दान से प्राप्त राशि, अन्य जो सेक्टर होंगे वो लोग पैसा देंगे और फिर वही जो है इनको बांटा जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है, यहीं से सवाल बनेंगे जो बनना रहेगा, बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर दो, वहाँ से सवाल नहीं बन सकते। ठीक, अब आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ द रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि हमारा जो अभी उत्तर प्रदेश में ही सरकार ने हाल ही में पिछले साल जो है गंगा डॉल्फिन को जो है उसने राजकीय जलीय जीव ऐसे के रूप में उसने जो है उसको मंजूरी दे दी थी, और राष्ट्रीय जलीय जीव शायद वो भी गंगा डॉल्फिन ही है। तो जो गंगा डॉल्फिन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपके रिवर्स में पाई जाती हैं। ठीक, तो रिवर डॉल्फिन को जो है बहुत अभी भारत में तो जो है हो गया गंगा डॉल्फिन, इसको हम लोग जो है हमारे यहाँ इसको सूस भी बोलते हैं। जैसे मेरे घर के कुछ दूर पे ही जो है ये आपकी जो घाघरा नदी है वो बहती है, गंगा नदी भी बहती है, उसमें जो है सूस पाए जाते हैं। ठीक, वो गंगा डॉल्फिन्स उसमें पाई जाती हैं। तो अभी क्या है कि उसी तरह से अनेक विश्व के अनेक जगहों पे भी रिवर डॉल्फिन्स होंगी, तो उन्हीं पे क्या हुआ है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 11 देशों ने कहाँ पे किया है, कोलंबिया के बगोटा में किया, बोगोटा में। तो कोलंबिया देश को आपको क्या करना है, मैपिंग में आप उठाओ। ठीक है, कोलंबिया को साउथ अमेरिका में खोजो कहाँ पे है, और बोगोटा कहाँ पे है। ठीक, तो वहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ द रिवर डॉल्फिन जो है ये 2030 पे हस्ताक्षर किए, साइन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब घोषणा पत्र को 11 देशों ने अपनाया है जहाँ पे रिवर डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश में पाई जाती है, बोलीविया में पाई जाती है, ब्राज़ील में पाई जाती है, कंबोडिया में पाई जाती है, कोलंबिया में पाई जाती है, इक्वाडोर में पाई जाती है, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि कहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ द रिवर डॉल्फिन हुआ, तो बोलीविया, कोलंबिया और कंबोडिया। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, आपको कोलंबिया लगाना है। ठीक है, कोलंबिया, बोलीविया मत लगा के चले आना। तो इसीलिए मैं बोला था मैपिंग में देख लेना एक बार, बगोटा कहाँ पे, बगोटा से बोलीविया, ब्राज़ील सब एक ही जगह, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक बार मैपिंग देख लेना। तो नदी डॉल्फिन के लिए जो घोषणा पत्र हुआ है उसमें क्या उद्देश्य है कि जो पश्चिम और दक्षिण अमेरिका है उसमें नदी डॉल्फिन की जितनी प्रजातियां हैं उसमें गिरावट को क्या करना है, हमें रोक लेना है, संख्या को हमें क्या करना है, इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, और जो नदी डॉल्फिन है उनके संरक्षण के लिए हमें फाइनेंस और अन्य उपायों को यहाँ पे तैयार करना है, और जो रिवर का हेल्थ है, नदियों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधारना है, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक हो, इसमें प्रदूषक ना हो, हानिकारक जो रसायन है उसमें न उत्सर्जन हो, जिससे क्या हो कि उन लोगों को हानि हो रही है। तो इस सब चीज़ों पे क्या करना है, हमें सुधार करना है। नदी डॉल्फिन के बारे में आप जानते हैं, तो इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो नदी डॉल्फिन ये क्या है कि दुनिया के जो सबसे जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनके सिर्फ शिकारी होती हैं, नदी के स्वास्थ्य का संकेतक भी होती हैं। इनकी आबादी में 73% से कमी आई है 1980 के दशक के बाद से, यानी क्योंकि प्रदूषण काफ़ी बढ़ा है। तो नदी डॉल्फिन की जो जीवित प्रजातियां हैं वर्तमान में, इन प्रजातियों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन हुए हैं तो यूपीएससी डिटेल में पूछ सकता है यहाँ पे। तो इसे पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो किसे बोलते हैं, अमेजर नदी में, जो अमेजर नदी में पाई जाती है डॉल्फिन उसको बोलते हैं पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो। केवल मीठे पानी में पाई जाती है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसे कुछ करके है उसका फुल फॉर्म। जो करता क्या है ये कि जितनी जो प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको जो है अनेक प्रकार के जो इसमें लिस्ट कंसर्न, ठीक है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन सारे जो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो संरक्षण के लिए उनकी महत्ता को दर्शाते हैं। तो अभी भारत में जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसको सूस बोलते हैं, नहीं बोले आपके, हमारे यहाँ सूस बोला जाता है इसको। हमारे बगल में ही जो है ये घाघरा नदी बहती है, कुछ दूरी पे बहती है, तो वहाँ पे उसमें सूस पाए जाते हैं। ठीक, उनका बहुत बार अब शिकार होता है, लेकिन अब शिकार को रोक दिया गया है। ठीक, पहले बहुत मिलती थी, अब तो दिखती भी नहीं है वैसे तो मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है वहाँ पे पाई जाती है। तो इसकी स्थिति भी इंडेंजर्ड है। अभी क्यों खतरे इसमें है, क्योंकि जो बांध और बैराज का निर्माण हुआ है, अवैध शिकार हो रहा है, मत्स्य यहीं इसका ना कि काफ़ी लोग उसको मार के खा जाते थे। ठीक है, बहुत बड़ी मछली होती थी, तो ये बहुत, इसको शुद्ध शाकाहारी मछली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, भी ध्यान देना। और कृषि में जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल हो रहे हैं, वो नदियाँ जब बारिश पानी होता है तो पानी बहता है, और वो रसायन जो है वो नदियों के जब आता है तो वह रसायन जो है सीधे सीधे उन जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। सिंधु नदी डॉल्फिन है, इसे भूलन बोलते हैं, भूलन। ये सिंधु, पाकिस्तान में जो ब्यास नदी है उसमें पाई जाती है। ब्यास नदी क्या है, ये सिंधु की सहायक नदी है, इंडेंजर्ड इसकी भी स्थिति है। तुजुकी डॉल्फिन, ये क्या है, ये भी ताजे जो जल की नदी डॉल्फिन है।
कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में जो है अमेजन नदी में पाई जाती है, ये भी इंडेंजर्ड स्थिति में है। ब्राज़ील में भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। इरावदी नदी डॉल्फिन, ये भी पूछा हुआ कई बार, ये चीज़ें कई बार मॉक टेस्ट वगैरह में पूछता है। इरावदी नदी डॉल्फिन ये कहाँ पे पाई जाती है? तो 3 नदियाँ हैं, इरावदी, महाकम और मेकांग। ठीक है, इरावदी अयारवाड़ी म्यांमार में, महाकम यानी कि जो इंडोनेशियाई बोर्नियो में, और मेकांग में। इसकी स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। ये दक्षिण पूर्व एशिया में और दक्षिण एशिया में जो है पाई जाती है। तो अब आता है कि चौथा वाला आर्टिकल कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स। होता क्या है कि इसमें अब चीज़ें आप ध्यान दो, इसमें ये थोड़ा सा आर्टिकल, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग, एक कंपनी है, इसके द्वारा एक अपील की दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया। क्यों अपील दायर की गई थी? कि 2021 में जो पीपीवी और एफआर जो प्राधिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है, इसने आदेश जारी किया था कि जो आलू की एक किस्म थी FL 2027, ठीक, इसको जो है इसको 2027 जो आलू की ये जो किस्म थी, इसके लिए पेप्सिको जो कंपनी है ना, पेप्सिको इंडिया, इसको क्या मिला था? प्रमाण पत्र मिल गया था IPR के लिए। ठीक है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रमाण पत्र मिल गया था, यानी कि अब इसको मिल गया था पेप्सिको को, तो इसकी अनुमति के बिना कोई जो है इसका उत्पादन या इसका बिक्री नहीं कर सकता था आलू की इस किस्म का। ठीक, तो इसी पे जो है इसको रद्द कर दिया था, किसके? इसने PPVNFR प्राधिकरण ने रद्द किया था। तो इसी के खिलाफ जो है जो ये पेप्सिको कंपनी है वो एक क्या की थी? अपील दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उस अपील को खारिज कर दिया गया। समझ में आ गया मुद्दा? तो अब मुद्दा क्या था कि एक समझो एक आलू की किस्म थी, क्या था? FL 2027 आलू की किस्म थी। तो इसको जो है पेप्सिको ने जो है इसको अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत जो है 2009 में प्रस्तुत किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो कृषि होती है ना, उसी के तहत ये इसको प्रस्तुत किया गया था और इसको जो है IPR के लिए इसको पंजीकृत कर दिया था। ठीक, अब IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए। अब जब हुआ क्या कि पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पे इसी एक्ट के तहत जो है कि क्या किया कि जो पंजीकृत आलू है उसकी अवैध रूप से उगाने और IPR का उल्लंघन के लिए मुकदमा कर दिया गुजराती किसानों पे। ठीक, अब इस किस्म को किसने किस एक्ट के तहत पंजीकृत कराया था? तो पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। ठीक, पौध किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम जो था, इसी एक्ट के तहत इसने इस आलू को पंजीकृत करा लिया था। अब जो गुजरात के किसानों ने कुछ इस आलू को उगाया तो उसने क्या किया कंपनी ने कि इसके अवैध रूप से उगाने और बौद्धिक संपदा का हनन करने के लिए मुकदमा कर दिया। ठीक, बाद में क्या हुआ कि जब चीज़ें मुकदमा चलने लगा तो पंजीकरण के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करना और किसानों के अधिकारों का उल्लंघन होना, इसके आधार पर जो कंपनी थी उसी का क्या है कि पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इसी के खिलाफ कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी और हाई कोर्ट ने भी उस अपील को खारिज कर दिया। ठीक, तो अब ये न्यूज में आया क्या कि PPVNFR एक्ट यानी पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, इसके बारे में हमें न्यूज में पढ़ा है, तो इसको पढ़ना है। ये न्यूज में था, ये आता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से अधिकार हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको समझते हैं। तो कानून का निर्माण कैसे हुआ था? तो ट्रिप्स जो समझौते थे व्यापार संबंधित, उसमें ये बनाया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि जो नई और मौजूदा किस्म द्वारा जो भी किसानों द्वारा किस्में विकसित होती हैं पौधों की, उनमें संरक्षण करना है। और ये क्या है? दुनिया का एकमात्र IPR कानून है जो पौधों के साथ ब्रीडर के साथ जो किसानों को भी IPR देता है। ठीक, पौधों के ब्रीडर्स यानी जो भी उसको उगा रहे हैं, ठीक है, जो उसका शोध कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो है कि जो किसान हैं उनको भी IPR देता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अच्छा, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि जो पौधों की जो नई किस्म उसके विकास के लिए हमें जो अनुवांशिक संसाधन उसके संबंध में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना और अच्छा करना। ठीक, तो संरक्षण का उद्देश्य थी कि वृक्ष और लताओं के मामले में 18 वर्ष, अन्य फसलों के लिए 15 वर्ष और मौजूदा फसलों के लिए 15 वर्ष, ये चीज़ें थी। अब इसको जब ये कानून लागू हुआ, ठीक है, तो इसके लिए एक संस्थान बनाया गया PVRNFR अथॉरिटी। ठीक, ये कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो क्या करती थी, ये जो है ये अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करती थी, जिसका कार्य था कि जो पौधों की नई किस्म आएंगे उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक, जो पौधों की जो किस्में आएंगी उसका विकास करना है और उसका जो है मार्केटाइजेशन करके सुविधाजनक बनाता है। और उसके लिए एक अपीली प्राधिकरण बनाया गया था, अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाया गया था, प्राधिकरण नहीं अधिकरण, ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ठीक, उसका नाम क्या था? PBPAT, पौध किस्म संरक्षण अपीली अधिकरण। इसका उद्देश्य क्या था कि 1 वर्ष के भीतर कोई भी अगर अपील होगा तो उसको निपटारा कर देना है और इसके निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती जाती है। इसी के खिलाफ जो है पेप्सिको कंपनी गई थी, इसी के खिलाफ। तो इस एक्ट के तहत कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं?
तो जो भी पौधा है, पौधा का जो ब्रीडर्स का अधिकार है, उनको आयात निर्यात करना, उनका किस्मों का उत्पादन करना, मार्केटिंग करना, ये सब चीज़ों का अधिकार होता है। जो शोधकर्ता होंगे उनका जो अधिकार क्या होगा, जो रिसर्च करने के लिए जो उस अधिनियम के तहत होगा पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। किसानों का अधिकार ये होगा कि अपनी किस्म को जो है पंजीकृत करना और संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक। इसके अलावा जो है कृषि उत्पादों को सुरक्षित करना, उपयोग करना, कई बार अधिक से उनकी बुआई करना, आदान प्रदान करना, बेचना, खरीदना, साझा करना, चीज़ें ये हैं उसमें होता है। ठीक। नुकसान होगा तो उसमें किसानों को मुआवजा होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसी एक्ट के बारे में आपने देख लिया। अब आता है कि जो नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच भी एक बना हुआ है। ठीक। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, जिसको जो है कि अभी ये कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था। किस कन्वेंशन के तहत? ये आपको ध्यान देना है इसका कि आपका जो कन्वेंशन है वो ये है कि भारत नई जो पौधों की किस्में आती हैं उनके संरक्षण के लिए 1961 में ये कन्वेंशन है। मुख्यालय इसका जिनेवा में, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक। ये चीज़ें हैं, बस इसको इतना ही आप जान लो, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ITPGRFA, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि के लिए जो है पादप अनुवांशिक संसाधनों पे अंतर्राष्ट्रीय कृषि। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसमें दिल्ली फ्रेमवर्क अपनाया गया है। ठीक। तो किसानों का जो अधिकार था उस पर वैश्विक संगोष्ठी हुई, ग्लोबल सिंपोजियम ऑन द फार्मर्स राइट, इस पर एक संगोष्ठी हुई जिसमें किसानों के अधिकार पे दिल्ली फ्रेमवर्क अपनाया गया। ठीक। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आयोजन किसने किया, तो FO की तरफ से। ठीक है। FO के जो खाद्य और कृषि के लिए जो अनुवांशिक संसाधन है उस पर जो है ITPGRFA सचिवालय ने किया। इसके लिए जो सचिवालय ने किया, ये किसका, किसानों के अधिकार पर वैश्विक संगोष्ठी का संचालन किया। ठीक है, ये चीज़ को आपको देख लिया। अच्छा, अब आपको ध्यान ही देना है कि दिल्ली फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा ITPGRFA के बारे में जान लेना है। यह बीज संधि के रूप में इसको जाना जाता है। दुनिया भर में जो भी PGRFA के संरक्षण होता है उसका उपयोग प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक। तो PGRFA क्या है, तो समझो ये कच्चा माल होता है, जिसमें क्या होता है कि जो सभी फसलों की जो किस्मों का मूल होता है, ये कच्चा माल, इसमें बीज होगा और अन्य जो प्लांट के रिसर्च के लिए जो सामग्री यहाँ पे होती है उसमें ये मांगा जाता है, उसमें रहता है, उसमें शामिल होता है। ठीक। तो उसके लिए जो है ये PGRFA एक कच्चा माल होता है जिसमें सभी उसका मूल होता है। तो इसी का संरक्षण कौन करता है, ITPGRFA ने करता है। ठीक है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। भारत भी समझौते का पक्षकार है। 2001 में इसका अपनाया गया था, 2004 में इसको लागू हुआ था। अच्छा, इसी के तहत जो होता है सीमा पार जो पादप अनुवांशिक संसाधन उसको साझा करना संभव बनाता है। किस लिए, लाभ साझाकरण का जो एक प्रणाली है उसके तहत। ठीक है। अच्छा, इसको आपको ध्यान ही देना है कि इसने जो है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वार्ड की स्थापना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। अब ये क्या, जो मतलब इसकी स्थापना जो है हाल ही में बनाई गई थी, 15वीं वर्षगांठ थी, नॉर्वे सरकार ने की है। फाइनेंस भी नॉर्वे सरकार ही करती है, भारत इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इस जो दिल्ली फ्रेमवर्क जो अब अपनाया गया, तो उसमें क्या बताया गया, इस दिल्ली फ्रेमवर्क में ये बनाया गया जो UN है उसके अलग अलग जो साधन होंगे उसमें हमें करना क्या है कि हमें जो है फंक्शनल तौर पे एक जो है यूनिटी स्थापित करनी है, इंटरेक्शंस को स्थापित करना है। ठीक, कार्यात्मक रूप से, जिसमें जो क्या हुआ कि जो ITPGRFA है और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है ये, और जो देशज लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, उनके अधिकारों पर UN घोषणा पत्र है, उनके बीच में हमें क्या करना है, एक फंक्शनल इंटीग्रिटी जो अपनानी है। फंक्शनल जो है आपको हमें क्या, इंटरेक्शंस को बढ़ाना है। ठीक, तरीकों जो इंटरेक्शंस को बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर आदान प्रदान होगा। जो भी पारंपरिक किस्म के जो किसान जो बीज प्रणाली उसका समर्थन करना है, और हमें जो है दक्षिण क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोग, इन सारे क्षेत्रों पे किसान साझेदारी को हमें बढ़ाना है। ये सारे कन्वेंशंस में हैं, बस इतना ही आपको जानना है। अब आता है कि अदर कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव जो न्यूज में रहे हैं। तो पहला कन्वेंशन है विश्व धरोहर कन्वेंशंस, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस। तो वर्ल्ड हेरिटेज जो स्थल्स हैं पृथ्वी के भूभाग को अगर देखा जाए तो 1% से भी कम हिस्से में फैले हुए हैं, लेकिन बावजूद भी यहाँ पे कुल प्रजातियाँ का जो है 1/5 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती हैं कुल प्रजातियों का। ठीक है। तो अभी भारत में जो प्राकृतिक रूप से विश्व धरोहर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को आप देख रहे होंगे मैप में, ये बहुत अच्छा मैप बनाया है पश्चिमी घाट का। ठीक, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आप देख रहे होंगे राजस्थान में। इसके बाद आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण हिमाचल प्रदेश में। फिर नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, फूलों की घाटी जो है
यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक है। फिर आसाम में काजीरंगा नेशनल जो पार्क है, ठीक है, ये मानस नेशनल वन्यजीव अभयारण्य है ये, और सुंदरवन जो है ये राष्ट्रीय उदाहरण, ये क्या है आपके विश्व भारत में जो है प्राकृतिक रूप से विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा बना है, ठीक है। अच्छा, विश्व धरोहर स्थल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जो ये स्थल है ये क्या है कि विश्व धरोहर जो कन्वेंशन है उसके तहत ये हमें बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में इसको नामित किया जाता है, जिसमें जो है इसका चयन 3 श्रेणी में होता है, एक कल्चरल होता है, एक नेचुरल होता है, एक मिश्रित होता है, मिक्स्ड होता है। तो भारत में 42 हैं, जिसमें से आपको 34 क्या है सांस्कृतिक है, 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है। आप जो देख रहे हो ना 7 केवल आदि 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है नेचुरल रूप से है और एक मिश्रित श्रेणी का है, ठीक, ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसका देखना आपको ये चीज़ है कि कौन इसका पक्षकार है, तो भारत है इसका पक्षकार, जो कन्वेंशन है इसका भारत पक्षकार है, और विश्व धरोहर समिति जो है इस कन्वेंशन की क्या है आपकी जो एक कार्यान्वयन एजेंसी भी है। लेकिन इसके लिए जो संरक्षण है उसका 5 रणनीतिक उद्देश्य है, आपको इस पर ध्यान देना है। क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज, 5 C's को बोलते हैं। इसका 5 रणनीतिक उद्देश्य भी है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब आता है आपका कि ब्राज़ेविलेज समिट ऑफ और द समिट ऑफ द 3 बेसिन्स, यानी कि क्या हुआ कि ब्राज़ील शिखर सम्मेलन या 3 बेसिन शिखर सम्मेलन, ये दोनों नामें आपको ध्यान देनी है। ये कहाँ आयोजित हुआ, तो कांगो की जो राजधानी है ब्राज़ाविल, कांगो देश है, कांगो की कैपिटल कहाँ पे है, ब्राज़ाविल में। यहाँ पे क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, 3 बेसिन सम्मेलन था। इसमें कौन सा, कांगो बेसिन की बात की गई, जिसमें कि बेरिन कैमरून देश आता है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य आते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो आता है। ध्यान देना इसको शब्दों को, और सारे कंट्रीज को मैप में देख जाओ, इक्वाटोरियल गिनी और गैबान। अफ्रीका का मैपिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका से लगातार 3-4 बार से सवाल पूछ रहा है बार यूपीएससी, तो इसको कंफ्यूज मत होना, गलत नहीं करना होता है, अफ्रीका की मैपिंग कर जाओ, ठीक है। कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और बोर्नियो मेकांग, यानी जो साउथ ईस्ट एशिया वाला है, ठीक है, बोर्नियो मेकांग जो है बेसिन, ये 3 बेसिन के जो सम्मेलन हुए थे, इसमें 3 बेसिन को शामिल किया गया था। इन बेसिन में जो है टोटल जो हमारा इकोसिस्टम, उसमें विश्व का 80% जो है हमारा उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि ये जो बेसिन्स हैं वो इक्वेटोरियल से 10 डिग्री के इधर 10 डिग्री के इधर इसी के बीच में एरिया में फंसे हुए हैं, ठीक है। और पृथ्वी की 2/3 यानी कि 2/3 जो जैव विविधता है इन्हीं 3 बेसिन में शामिल है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी। सेफ्टी अक्रॉस द एशिया फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट, यानी सेफ कार्यक्रम। सेफ किसने शुरू किया है, तो पहले आप ध्यान दो, सेफ किसने शुरू किया, यूएन ने शुरू किया। इसके जो कोऑर्डिनेशन वाली संस्था कौन है, तो यूएन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम है। तो ध्यान ये देना, सेफ कार्यक्रम को यूएन ने शुरू किया, लेकिन इसकी जो कोऑर्डिनेशन वाली इंस्टीट्यूट है जो कोऑर्डिनेट करेगी इसको, तो यूएन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम है। उस देश इसका क्या है कि जो हमारा महामारी है भविष्य में उत्पन्न होने वाली है, उस पर वन्य जीवों की तस्करी और जूनोटिक रोगों के बीच में संबंध लगाना है। यानी कि जूनोटिक रोग क्या होते हैं कि जो पशुओं से रोग मनुष्यों में फैलते हैं उसको बोलते हैं जूनोटिक रोग, ठीक है। वो जूनोटिक रोग क्या होंगे, पशु से मनुष्य में फैलेंगे। तो ये जो सेफ प्रोग्राम है, सेफ प्रोग्राम क्या है, जो ये पता लगाएगा कि अगर कोई वन्य जीव है, कोई जानवर है या वन्य जीव है, उसका तस्करी हो रहा है, अवैध रूप से उसका जो है खरीद बिक्री हो रही है, सीमा पार जा रहा है, तो उससे जो रोग फैल रहा है और जो वर्तमान में महामारी भविष्य में फैल रही है उसके बीच में क्या संबंध है। जैसे कि इबोला मान लो वायरस आया, ठीक, इसी प्रकार से कोरोना को भी बोलते हैं कि कोरोना को भी बोलते हैं कि चमगादड़ से फैला, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, बहुत सारे परसेप्शन से, उसमें मैं वो नहीं जा रहा हूँ कि क्या फैक्ट है, बट मानने के एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। तो वो चीज़ों अगर मान लो कि फिर वो तस्करी, मान लो कि कोरोना एक तरह से ऐसा जीव है जो कि एग्जाम्पल के रूप में रख लेते हैं, वो डायनासोर से आया, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, जो कि है ही नहीं। तो वो डायनासोर मान लो कि उसका अवैध रूप से तस्करी हुआ और वो भारत नेपाल की सीमा के बीच में आया, और वहाँ से फिर जब भारत आता है नेपाल से, तो मान लो भारत आने के बाद उसमें क्या हुआ कि वो रोग जो है भारत के लोगों में फैलना शुरू हो गया। फिर भारत के लोग जो है गए वो संक्रमित करते गए, दूसरे करते गए, फिर ऐसे क्या हुआ कि एक चेन बन गई और ये महामारी फैल गई। तो ऐसी भविष्य में जब चीज़ें होंगी या फिर होने वाली है, तो जो वन्य जीव का तस्करी है और वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं पशु जूनोटिक रोग, उसके बीच में हमें क्या रिलेशन है ये बताया गया। प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से देश चुने गए हैं, तो सबसे जरूरी जो देश चुना गया वो तो चाइना है। यही इसी को चुनना बहुत जरूरी है। ये सारा रोग यहीं से फैलता है, ये नरक मचाए हुए हैं सब। चाइना है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, बहुत सही चुना है इसने, ठीक है। यूएन ने बहुत सही चुना है। ये चारों देश ऐसे हैं जहाँ से जो है बीमारियाँ महामारियाँ फैलती हैं, ठीक। बेलेम घोषणा पत्र है,
बेलम घोषणा पत्र को ध्यान देना है आपको। अमेजन सहयोग जो संधि संगठन है, अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके जो सदस्य देश हैं इन लोगों ने बेलम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बेलम क्या है? ब्राज़ील का शहर है। ठीक, अच्छा, आपको ये ध्यान देना है कि जो अमेजन कोऑर्डिनेशन जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या है? एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल और सामाजिक पर्यावरणीय संगठन है। इसका गठन अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया था। ACTO के सदस्य कौन कौन से हैं? तो बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, पेरू है, सूरीनाम है और वेनेजुला है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसका क्या बात की गई है? तो इसमें जो है कि जो निर्वनीकरण है उसके खिलाफ अमेजन गठबंधन को शुरू करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, WOAH, ठीक है, तो इसने जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग ने दिल्ली में क्या हो गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पर 33वीं कॉन्फ्रेंस को आयोजित की। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो करती क्या है? जानवरों में स्वास्थ्य के सुधार के लिए अलग अलग देशों के बीच में काम करती है। ठीक, उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1924 में रेंडर पेस्ट कैटल प्लेग जो था इसके फैल गया था, इसके खिलाफ जो है उसी के समय जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ की शुरुआत हुई। मुख्यालय पेरिस में है। उद्देश्य क्या है? कि जानवर के रोगों की जानकारी देना और जूनोसिस जो सहित अन्य रोग उसको नियंत्रित करने के लिए मानक बनाना। भारत इसका जो है सदस्य है। ठीक, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन IWC, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो IWC ने वैक्यूटा पोरपाइज के लिए अपनी जो है पहली विलुप्त होने की चेतावनी जारी की है। ये क्या है? वैक्यूटा पोरपाइज एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कहाँ पाई जाती है? एक प्रजाति, एक कोई जीव होगा, अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट नाम तो पहली बार हम भी नहीं सुना, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि वैक्यूटा पोरपाइज, ठीक है, पोरपाइज अगर कहीं आएगा तो वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन पूछे तो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है। इसी के लिए जो इसने अपनी जारी की है IWC ने, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन किस लिए बनाया गया था? तो वेल स्टॉक है उसके संरक्षण के लिए प्रावधान करना है और जो वेल उद्योग है, वेल मत्स्य उद्योग, इसके व्यवस्थित विकास को संभव बनाना है। ठीक, और ये जो वेलिंग के विनियमन के लिए जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन था, उसी के रूप में इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। यानी कि वैक्यूटा पोरपाइज क्या है? एक प्रकार का जो है एक कोई फिशी होगी, वेल होगा, उसी की कैटेगरी की आती होगी। ठीक, कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है। मैपिंग में आपको उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी को जरूर देखना है, इससे आपका चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आता है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ये दूसरा वाला यूनिट है जिसमें कि वन्य जीव और उसके संरक्षण के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो पहला आर्टिकल जो है जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023, इसको मैंने मंथली मैगजीन में करा दिया है। मंथली मैगजीन में इस आर्टिकल को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। तो संसद ने जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया और इसमें जो है 2002 में जो जैव विविधता अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया। जो चीज़ें संशोधन की गई हैं उसको जानना है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 वाला पहले जान लेते हैं कि यह किस लिए बनाया गया था। तो जो UN द्वारा जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो ये बनाया गया था इस 1992 CBD जो कन्वेंशन था उसको लागू करने के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 को बनाया गया। ठीक, इसमें विकेंद्रीकृत बातें की गई थी, मतलब इसमें 3 स्तरीय जो है रेगुलेशन की व्यवस्था बनाई गई 3 स्तर पे। कौन सा था? एक नेशनल लेवल पे थी, क्या थी? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी थी। एक स्टेट लेवल पे थी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और उसके तीसरे स्तर पे थी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC थी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी थी। ठीक, अच्छा, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है ये करता क्या है कि जो जैव विविधता का संरक्षण करने वाले और इनके जो संबंधित ज्ञान के सृजन करता है और जो धारक है इनके बीच में जो भी लाभ साझा होता है उसका प्रावधान करता है। ठीक, लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। ठीक, अच्छा, लाभ कैसे जब होगा तो कैसे रूप में साझा होगा? तो मौद्रिक मुआवजा होगा। मान लो कि मौद्रिक भुगतान कर सकता है, IPR को साझा करेगा, यानी जो बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे उनको साझा कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लाभ 3 प्रकार से यहाँ पे साझा कर सकते हैं। ठीक, जो संरक्षण करने वाले और जो सृजन करता है, ठीक है, या धारक है, उनके बीच में ये होता है। तो विधेयक का महत्व ये है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को ये विधेयक बढ़ावा देता है। ठीक, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। जो औषधि जो प्लांट्स हैं उनकी खेती को प्रोत्साहित करता है। ठीक, ये चीज़ें हैं जो ये बात आपको ध्यान देना। पेटेंट की आवेदन प्रक्रिया, रिसर्च और इन सारे जो चीज़ें हैं उन पर ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाता है और अधिक विदेशी निवेश का मार्ग खोल देता है। किसके क्षेत्र में? जैविक जो मतलब आपका जो है जैव विविधता के संबंध में, वन्यजीवों के संबंध में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अच्छा,
जैव विविधता के संबंध में जो प्रमुख संशोधन किए गए हैं उसके बारे में एक नज़र हम लोग डालते हैं। तो 2002 और 2023 के बीच में जो जो डिफरेंसेस हैं उनको हमें देखना है। तो छूट के दायरे में वृद्धि की गई है। 2002 में क्या था कि जो भी जैविक संसाधन थे उनका उपयोग के लिए हमें जो भी विनियामक प्राधिकरण था, रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी, उससे हमें मंजूरी लेना और सूचित करना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ पे छूट प्रदान की गई है किस क्षेत्र में? जो आयुष पंजीकृत चिकित्सक होंगे, लोकल लोग होंगे, कम्युनिटीज़ होंगी, उनको वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हमें जो जैविक संसाधन उसका उपयोग करना, उसके लिए हमें इसकी जो स्टेट जो SSB थी, यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो बॉडी थी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड थे, इनसे छूट दे दी गई। इनसे आपको मतलब परमिशन लेना जरूरी नहीं है। IPR के लिए मंजूरी में बताया गया कि IPR के लिए जो है पहले बताया गया था 2002 में कि भारत में जो जैविक संसाधन से प्राप्त होंगे IPR, उसको आवेदन करने से पहले NBA की मंजूरी अनिवार्य है। ठीक, अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे जब संशोधन हुआ तो बताया गया कि IPR प्रदान करने से पहले NBA की मंजूरी न लेनी पड़ेगी, न कि IPR के लिए आवेदन करने से पहले। ठीक है, प्रदान करने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, आवेदन करने से पहले NBA की मंजूरी नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ पे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ही हमें आवेदन मतलब मंजूरी लेनी पड़ती थी, ये समस्या थी। ठीक है, लाभ साझाकरण यहाँ पे जो है अनिवार्य था। ठीक, स्थानीय लोगों के बीच में और जैविक संसाधन जो भी मतलब यूज करता था और जो स्थानीय लोग थे, धारण करता थे, यहाँ पे जो है छूट दे दी गई लाभ से। ठीक है, स्थानीय समुदाय के साथ जो लाभ साझा होता था उसको छूट दी गई है। अब था कि अपराध और जुर्माना के बीच में, तो पहले था कि अगर अनुमति नहीं लिए अपराध में तो 5 साल की सजा या जुर्माना दोनों का तो प्रावधान। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कई सारे जो काम थे उसको गैर आपराधिक बना दिया गया और कारावास नहीं होगा बल्कि जुर्माने की राशि होगी 1 से 50 लाख रुपए की। अगर मान लो कि फिर अगर आपने जो है माना नहीं तो फिर आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, NBA का विस्तार किया गया। नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, यहाँ पे 10 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे। ठीक है, और 5 जो है ये विशेषज्ञ थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या गया, 16 सदस्य बना दिया गया और 4 जो राज्य के जैव विविधता बोर्ड थे उनमें से 4 प्रतिनिधि होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई। ठीक है, तो जो आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी UNCBD। ठीक है, जो CBD था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद चीज़ें तो हैं और आगे हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, तो UNCBD के बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। 3 लक्ष्यों को इसके साथ इसको तैयार किया गया था। किस क्षेत्र में? बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में। बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में UNCBD को अपनाया गया था। अभी इसका फंडिंग कौन करता है? ऊपर आपने पता है ना आपको, GEF करता है, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी करता है फंडिंग। ठीक है, पैसा इसको देता है। अब अच्छा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के जो कौन से 3 जो संस्थाएं जिसको जहाँ से वो कोऑर्डिनेट होती हैं, तो वर्ल्ड बैंक है आपका, UNDP है, UNEP है। ठीक, अब UNCBD के बारे में जानते हैं। तो इसका 3 लक्ष्य था। जैव विविधता का हमें कंजर्वेशन करना है, संधारणीय उपयोग करना है और जो भी अनुवांशिक संसाधन होंगे उससे हमें लाभ का और उचित न्यायसंगत साझाकरण करना है। भारत सहित सभी 196 पक्षकार हैं। तो यहाँ पे भारत ने जो सभी 3 प्रोटोकॉल हैं उसको पुष्टि कर दी है। 3 प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत आए थे। नगोया प्रोटोकॉल था, आप पढ़े होंगे, किस चीज़ के लिए? बेनिफिट शेयरिंग के लिए, जो भी लाभ होगा उसको साझा करना है, उस पर नगोया प्रोटोकॉल था। बायोसेफ्टी के लिए, यानी कि जो जैव सुरक्षा है, उससे कार्टाजेना प्रोटोकॉल था। इस पर भारत ने भी जो है इस पर मंजूरी दी। अच्छा, जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज होती हैं, देयताएँ होती हैं, ठीक, उससे नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल बना था, उनको भी जो है यहाँ पे भारत ने जो है इसको मंजूरी दी है। तो ये ध्यान देना है कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, उसका जो शासी निकाय कौन सा है? COP है। COP की बैठक 2 वर्ष पे होती है, बायोडाइवर्सिटी वाली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना आपको। तो इसमें कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं? तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियाँ, आनुवंशिक संसाधन, ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, वो चीज़ें आपको देख लेनी है। अच्छा, अब एक सुर्खियाँ छोटी सी ये है कि पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR, जो केंद्रीय पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इसने क्या किया? PBR को अपडेट करने के लिए, यानी पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने के लिए गोवा में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। PBR क्या है? जो डॉक्यूमेंट है कि हमें जो किसी क्षेत्र विशेष का, जैसे मान लो ये क्षेत्र है A, इसका जो है इसका जनसांख्यिकी स्थिति क्या है, जैव संसाधन कितने हैं, जैव विविधता कितनी है, इसके बारे में जानकारियाँ होती हैं। इसके लिए जो है गोवा में एक अभियान शुरू किया गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान देना होता है कि PBR जो है कौन तैयार करता है, कैसे? तो जो राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण NBA जो है, ठीक, SSB होती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, ये क्या, और BMC जो होती हैं, इनको क्या करते हैं कि ये लोग मिल करके कोऑर्डिनेट करके तैयार करती हैं। ठीक, तो ये जो BMCs होती हैं ये तैयार करती हैं और ये लोग जो है इसको मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, BMCs क्या है? BMCs एक अध्यक्ष होता है इसमें, इसका जो शासी निकाय में, और 6 व्यक्ति होते हैं, जिसमें क्या होंगी? 1/3 महिलाएं होंगी। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है।
बीएमसी के कार्य क्या है? तो बीएमसी के कार्य ये है कि ऊपर आपने पढ़ा ना कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसमें बीएमसी क्या है, तीसरे स्तर की जो है ये विनियामकी व्यवस्था में होती हैं। तो यही बीएमसी क्या है, इसमें इसका कार्य क्या है आप ये जानते होंगे। बीएमसी का कार्य यही है कि हमें शुल्क संग्रह लगाना, उसे लाभ सजाकरण का निर्धारण करने की शक्ति करना अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जो भी जैविक संसाधन है, तो ये इसका कार्य है। हम लोग अपने दूसरे वाले आर्टिकल पे आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि ये आप मंथली मैगजीन में इसको पढ़ाया है कि केंद्रीय जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने जो है इसमें नियम को अधिसूचित किया। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख जो प्रावधान थे। तो इसमें जब ये 2022 में जो अधिनियम आया तो इसमें प्रमुख प्रावधान ये थे, जो अनुसूची थी, शेड्यूल्स थे, उसमें जो है 6 से घटा करके 4 कर दी गई थी। तो कौन कौन से अनुसूचियाँ बनाई गई थी? तो अनुसूची 1, अनुसूची 2, 3 और 4। 1 में था कि सबसे अधिक संरक्षण वाली जंतु प्रजातियाँ, अनुसूची 2 थी इसमें कम संरक्षण वाली प्रजातियाँ, 3 में पौधों वाली प्रजातियाँ, और अनुसूची में थी 60 के तहत जो प्रजातियाँ, यानी कि 6 था पहले, अब उसको 4 कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें थी। जो वर्मिंग प्रजाति थी उसमें से हटा दिया गया, उसमें से। ठीक है, अच्छा, वर्मिंग प्रजाति से जो उससे संबंधित सूची थी उसको हटा दिया गया। अच्छा, केंद्र सरकार को जो है किसी भी जीव को, वन्य जीव को अधिसूचना के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे वर्मिन घोषित कर देती हैं। आपके मन में आ रहा हो कि वर्मिन क्या होता है? ऐसे जो वर्मिन होते हैं कि ऐसे जो जानवर होते हैं, ऐसे उपद्रवी जानवर होते हैं, समस्याग्रस्त होंगे, जो कि क्या करेंगे कि मनुष्यों पे, फसलों पे, पशुधन पे, संपत्ति पे हमला करते हैं। ठीक है, इसके जो है इसको वर्मिन के रूप में रखा जाता है। ठीक, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 1972 वाला, इसमें जो है इसको अनुसूची 5 में रखा गया है वर्मिन को। ठीक है, तो उसी को जो इसको हटा दिया गया है वर्मिन प्रजाति का। ठीक, ये चीज़ें हैं, पहले की अनुसूची हटा दी गई है। तो साइट्स को लागू करने के लिए एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है, जो साइट्स का जो है वो, ठीक है, उसके लागू करने के लिए नया अध्याय जोड़ा गया है। केंद्र सरकार को अधिकार भी दिया गया है कि जो भी आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ हैं, ठीक है, और जो भारत का नहीं है उनका विनियमन करें। ठीक, और भारत का नहीं है, जो भी विदेशी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उनका विनियमन कर सकती है। धार्मिक यानी किसी उद्देश्य के लिए हाथियों का उपयोग की अनुमति दे दी गई है। ये मतलब इसमें इस वाले एक्ट में जो संशोधन हुआ था 2022 में। ठीक, और केंद्र सरकार को एक जो प्रबंध प्राधिकरण और वैज्ञानिक प्राधिकरण, इन दोनों का जो गठन करने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक, और राज्यों में जो सभी अभ्यारण्य उसको नियंत्रित करना, मैनेजमेंट करना और रखरखाव की जिम्मेदारी करने की जो है ये जिम्मेदारी मुख्य वन्यजीव वार्डन को दे दी गई है। तो हाल ही में जो नया नियम संशोधित हुआ, ये तो 2002 के जो प्रावधान थे, नियम जो 2 संशोधन हुआ उसमें ये हुआ कि ये नियम बना वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल रूल 2023, और दूसरा बना ब्रीडर्स ऑफ द स्पेशल लाइसेंस रूल 2023। तो वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर्टिकल रूल 2023 यह क्या है कि यह नियम जो है वन जीवों की वस्तुओं और अंगों के निपटान के बारे में यह तरीका तय करते हैं, जिसको क्या है, स्टेट या किसी केंद्र सरकार की संपत्ति है। ठीक, अब ये चीज़ें हैं कि अब ऐसा कैसे होगा, तो कैसे होगा वो समझो कि डिस्पोजल वाला, तो डिस्पोजल ऐसा होगा कि जो इसमें आप समझो कि वन जीव जो संरक्षण उसका निदेशक डायरेक्टर होगा या मुख्य वन जीव वार्डर होगा, उसके द्वारा कोई आदेश होगा, तभी जो है ये इसको किसी जो ऐसी सरकारी संपत्ति को नष्ट की जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि ब्रीडर्स ऑफ द लाइसेंस स्पीसीज लाइसेंस रूल 2023, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि 90 दिनों के भीतर जो है क्या है कि मुख्य वन्यजीव वार्डन के सामने लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति आवश्यक, लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है। किस चीज़ के लिए? तो आपको ध्यान दो कि किसी भी अधिसूचित जो स्पीसी में उसकी ब्रीडिंग के लिए कृत्रिम रूप से जो भी वनस्पतिक जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है, जो उसका जो एक तरह से रिप्रोडक्शन की तरह में काम होता है, वो लोग होते हैं, उनको क्या करना है, हमें अपने लाइसेंस के लिए जो भी शुल्क है, पंजीकरण है, उनके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, और हमें लाइसेंस के लिए 90 दिन के भीतर जो है मुख्य जो आपका ये वन जीव वार्डन है इसके पीछे आना होता है, और इसको यहाँ पे लाइसेंस को जो है यहाँ पे आपको कराना होता है। तो भारत में अब आते हैं हम लोग, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट इन्फेंट, प्रोजेक्ट चीता, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इस पर बार बार सवाल बनेंगे और हर साल बनते भी हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में ये रहा कि क्योंकि 50 साल पे हुआ ना, 50 साल इसका हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर 50 साल की होती है, कोई भी चीज़ अगर 100 साल की होती है, 75 की होती है, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका जो है एक महत्व होता है ऐतिहासिक रूप से भी। तो प्रधानमंत्री ने कहाँ पे शुरू किया? मैसूर में, कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरे होने पे स्मरणोत्सव, यानी कि उसका जो है स्मरण कार्यक्रम एक हुआ। और कहाँ पे हुआ? मैसूर में हुआ, कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर में हुआ, पीएम ने इसको शुरू किया। तो इसके दौरान जो है
प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया, जिसके बहुत सारे देश दुनिया भर में बन रहे हैं। इसको भारत ने 2019 में किस लिए शुरू किया गया था? IBCA को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, कि शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो बाघ है, शेर है, ठीक, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है, इसके लिए हमें इसका संरक्षण किया जाए। इसका लक्ष्य यह है कि इसका जो भी 7 प्रजातियाँ हैं, इनके लिए हमें 97 देशों के जो है सहयोग करके एक मंच पर एकजुट कर देना है। और समय सीमा यह है कि 800 करोड़ रुपए से जो अधिक गारंटीकृत धनराशि है 5 वर्षों के लिए इसका समर्थन दी गई है और इस पर काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा चीज़ें समझेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये है कि एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड होने का मतलब यह है कि इसमें केंद्र पैसा देगा, राज्यों का भी कुछ हिस्सेदारी होगी। ठीक है, 1973 में इसको शुरू किया गया था। सवाल यूपी PCS में, RO में, बहुत सारे वर्ल्ड एग्जाम्स में कब पूछता है? 1973 में। तो आरंभ में 9 टाइगर रिजर्व में इसको शुरू किया गया था, भला भारत के अलग अलग राज्यों में। इसके तहत क्या है कि जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं शामिल, इसमें इन सीटू कंजर्वेशन होता है। बाघों का जो भी नेचुरल है पर्यावास है, उसमें राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है, इन सीटू संरक्षण होता है। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है कि भारत में जो बाघ है उनकी आबादी को बनाए रखा जाए। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? सबसे इम्पॉर्टेंट NTCA है। NTCA कौन सा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसके बारे में नीचे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो NTCA कार्यान्वयन एजेंसी है, जो क्या है? वैधानिक निकाय है। लर्न कर लेना, NTCA क्या है? वैधानिक निकाय है। करती क्या है? बाघ संरक्षण की योजना को मंजूरी देती है, पर्यवेक्षण करती है, सर्वेक्षण करती है, तमाम काम करती है NTCA। ठीक है, फाइनेंस कैसे होता है? तो बोला ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार इसमें कुछ पैसा देगी, कुछ राज्यों का पैसा होगा। ठीक है, पूर्ण रूप से केंद्रीय सहायता नहीं होगी। तो आप जानते होंगे 50 और 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। 60-50% के लिए जो भी व्यय होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्रों के लिए सरकार जो है 90% देती है। ठीक, अभी न्यूज में क्या रहा? न्यूज में एक चीज़ें और भी रही हैं, ध्यान देना। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का विलय करके एक कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को एक कर दिया गया। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का क्या कर दिया? विलय कर दिया, दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, अब जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके तहत जो है अब इसको जो विलय करके क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, एक नया डिवीजन बना दिया गया। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो लोग क्या करते थे? प्रोजेक्ट टाइगर के जो अतिरिक्त वन महानिदेशक हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, यानी दोनों को, प्रोजेक्ट टाइगर को, प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, इन दोनों का केंद्र सरकार ने विलय कर दिया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो अलग अलग गतिविधियां शुरू की गई, तो ध्यान देना है कि नए टाइगर रिजर्व की स्थापना, यानी भारत में टोटल कितने हैं? 55 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं, 55। अभी नीचे हम लोग लिस्ट देखेंगे सारी चीज़ें। तो नए टाइगर रिजर्व की स्थापना और विकास यहाँ पे गतिविधियाँ हैं। टाइगर रिजर्व के लिए हमें कोर बफर रणनीति जो ये अपनाती है, इसके लिए ये अपनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, यानी कि जो इसमें कोर बफर रणनीति में था कि जो कोर जो एरिया होगा उसमें क्या करना है कि जो मानव के द्वारा गतिविधियाँ होती हैं उन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अभी यह ध्यान देते हैं कि NTCA ने, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने जो है कोर क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पे रोक लगा दी थी, नए निर्माण कार्य पे। ठीक, M स्ट्रिप से UPSC ने सवाल PYQ में पूछे हुए हैं, आप जानते ही होंगे। तो NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने बाघों का आकलन करने के लिए M स्ट्रिप्स को उपयोग किया। UPSC ने इस पर सवाल पूछा, UPSC का PYQ है ये। मॉनिटरी सिस्टम फॉर द टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, M स्ट्रिप्स। ठीक, ये अभी ये टाइगर रिजर्व के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही निष्पक्ष निगरानी और इवोल्यूशन के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया। ठीक, कई जो टाइगर रिजर्व थे उसमें अवैध शिकार को रोकने के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल भी तैयार किए गए थे, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे बनाई गई। ठीक, और तकनीकी प्रगति यानी ई-बर्ड परियोजना को चालू किया गया। ध्यान देना, ई-बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लो, ये कन्फ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में, नहीं पढ़े रहोगे तो गलती कर दोगे। ई-बर्ड परियोजना क्या है? इसके तहत जो बाघ होंगे, ठीक है, उनका जो भी परियोजना होती है, बर्ड मतलब चिड़िया उड़िया मत मान के चले आना, इसमें पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए UAV यानी कि जो भी जो होता है ना कि ये ड्रोन वाली चीज़ें, ठीक है, मानवरहित हवाई जहाज जो होते हैं, ठीक, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको बोलते हैं, इसका UAV जिसका इसी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना ई-बर्ड परियोजना के तहत।
अब आता है हम लोग की भारतीय बाघ और रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर को थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एनटीसीए के बारे में। तो रॉयल बंगाल टाइगर या भारतीय बाघ के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज, और हमें जो ध्यान देना है फ्लैगशिप स्पीसीज, और दूसरी चीज़ कीस्टोन प्रजाति और अम्ब्रेला प्रजाति, ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है या भारतीय बाघ है, फ्लैगशिप स्पीसीज है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक एरिया में तो है ही उस क्षेत्र में, पर इसके साथ साथ क्या है, वो किसी फ्लैगशिप स्पीसीज होता है जिसमें उसको राष्ट्रीय आइकन के रूप में उसका यूज किया जाए, ठीक है, किसी एम्बेसडर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए, आइकन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उसको एक ये है कि उसको राष्ट्रीय महत्व के रूप में उसको दर्जा दिया जाए, तो वो होता है फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। उसका अपना एक पर्यावरण क्षेत्र तो है, साथ साथ जो उसका अन्य उद्देश्यों के लिए इसका भी इस्तेमाल होता है, वो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है, ठीक है। जिसमें भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया, इसलिए जो है ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में है। सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है, ठीक। हिमालय कहाँ होता है इसका आबादी का वितरण, तो हिमालयी दलदल, मैंग्रोव, लंबी घास वाले मैदान, शुष्क और अर्धपर्णपाती वन, इन सारे सदाबहार और 16 वन इसमें पाए जाते हैं। ये अभी ध्यान देना है कि ये इसका पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्व यह है कि यह अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति दोनों है। तो कीस्टोन प्रजाति क्या होती है कि अपना पर्यावास जो होगा, अपना हैबिटाट जो होगा, उसके संपूर्ण जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करती है व्यापक तौर पे, कीस्टोन प्रजाति जो होती है, ठीक। अच्छा, अम्ब्रेला प्रजाति जो होती है वो मतलब एक ही होता है, बट अंतर ये होता है कि इसका जो अम्ब्रेला प्रजाति का इसका स्तर जो हैबिटाट है वो काफ़ी विस्तृत होगा, ठीक है, सीमित नहीं होगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो अम्ब्रेला प्रजाति होगा उसमें दूर दूर तक जो प्रवास करने वाले प्रणाली होती है उसमें शामिल होते हैं, और करते क्या है कि ये जो प्रवास करते हैं तो लैंडस्केप को भी प्रभावित करते हैं, जो लैंडस्केप है उसको प्रभावित करते हैं, और कई सारे जो हैबिटाट्स हैं उस पर भी ये इफेक्ट डालते हैं। तो ध्यान देना है कि जो बाघ है वो दोनों है, एक कीस्टोन है और अम्ब्रेला प्रजाति दोनों भी है। ये उद्योग और पर्यटन को लाभ पहुंचाते हैं, ध्यान ये भी देना हमें। अच्छा, बाघ की स्थिति ये है, साइट्स का जो परिशिष्ट 1 है उसमें रखा गया है, और वन जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची के 1 और अनुसूची 4(2) इसके बीच में रखा गया है। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किए होंगे, अब एलविस यादव जो थे प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, उनके जो द्वारा उन पे केस लगा था प्रसिद्ध जो ये सांपों के तस्करी के मामले में, तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे जो केस हुआ था, उसी पे केस मैंने जो आपको ये लिस्ट भेजी थी कि आपको 4 अनुसूचियों के बारे में जानना जरूरी है, यूपीएससी पूछेगा जरूर, बहुत न्यूज में रहा है, ठीक है। तो ये उन अनुसूचियों को टेलीग्राम पे मैंने डाला, उसको आप देख लेना। इंडेंजर्ड है, ठीक है, IUCN की स्थिति में जो है ये इंडेंजर्ड स्थिति है, स्पीसीज है, ठीक। अब जानते ही होंगे इसमें कि बाघ एकांत प्रिय में रहता है, पसंद करता है, ठीक। और ये भी ध्यान देना है कि इसको संरक्षण समिति अनुपाय ये भी हो सकता है कि TX2 और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, ये किससे संबंधित है, बाघ संरक्षण संबंधित है, और इसका इस्तेमाल हम बाघ संरक्षण के लिए कर सकते हैं। अब उसमें न्यूज था ना कि NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो इसने 2 रिपोर्ट जारी की। कौन सी, तो भारत में बाघ सहपरभक्षी शिकार की स्थिति रिपोर्ट 2022 और भारत में टाइगर के प्रबंधन और प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वां चक्र फाइनल रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो 2 रिपोर्ट इसने जारी की NTCA ने। तो ध्यान देना है किस पे, बाघ पर सहपरभक्षी शिकार स्थिति, भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन का 5वां चक्र का फाइनल रिपोर्ट, ठीक। तो NTCA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NTCA क्या है, एक सांविधिक निकाय है, एक क्या है, सांविधिक निकाय है, और इसे जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे जो है बनाया गया था, ठीक। अब किसकी सिफारिश पे हुई थी, तो टाइगर फोर्स जो था इसकी सिफारिश पे 2005 में इसकी स्थापना हुई थी NTCA की। स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, संरचना में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होंगे वो होंगे, राज्य मंत्री इसके जो है उपाध्यक्ष होते हैं, संसद के 3 सदस्य होते हैं, और बाकी सचिव लोग होते हैं। लागू करने वाला मंत्रालय कौन है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर को जो है हमें सांविधिक मान्यता देनी है, राज्यों और केंद्रों की जवाबदेही को बढ़ावा देना है, संसदीय निरीक्षण को सुनिश्चित करना है, और आजीविका के हितों का समाधान करना है। आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बट चीज़ें ध्यान देना आपको, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि अभी इसने जो है NTCA ने ही 2019 में कैमरा ट्रैप पे सबसे बड़ा जो है वन सर्वेक्षण अभियान चलाया था, जो एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। NTCA द्वारा जारी किए वाली रिपोर्ट्स देखते हैं, तो जो 2 रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, ठीक है, तो 2 रिपोर्ट्स को ध्यान देना है, और 2 रिपोर्ट्स के बारे में हमें चीज़ को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो पहली रिपोर्ट क्या आई थी, पहली रिपोर्ट आई थी कि बाघ सहपरभक्षी शिकार की स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक। तो इस रिपोर्ट में बताया गया
कि दुनिया भर में जो बाघ पाए जाते हैं उसकी 75% आबादी कहाँ पे रहती है? भारत में रहती है। ठीक, कहाँ पे पाई जाती है देखना है ध्यान, तो मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ी, गंगा के मैदानों में यहाँ पे बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। बाघों की गणना के लिए 2 यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। एम स्ट्रिप्स, जिस पे यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, जिसमें जीपीएस और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता है, और कैमरा ट्रैप पर आधारित जो कैप्चर है ये था। ये दुनिया में सबसे बड़ा जो है ये एक बड़ा का अभियान चलाया था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है कैमरा टैप वाला। ठीक है, अभी कहाँ पे होता है? तो उन क्षेत्रों में कैमरा टैपिंग तो संभव हो नहीं पाएगी, तो वहाँ कैसे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे जो बाघ होते हैं या उनकी उपस्थिति बहुत जो नाजुक हो या फिर वहाँ पे स्थितियाँ दुर्गम हो, तो ऐसे में वहाँ पे मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग होता है। इसमें मल जो होगा उसकी सहायता से डीएनए का पता लगाया जाता है। ठीक, तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बाघों की जो आबादी की उच्चतम सीमा है वो मापी गई है 3925, जबकि औसत क्या संख्या क्या है वो आपका है 3682। बाघ सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो वो चीज़ों आपको ध्यान देना है। तो सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? 785 जो है कहाँ पे? एमपी में है। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन आता है? वो आता है आपका कर्नाटक आता है। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। 2022 में बाघ कितने हैं? तो 3682 हैं। बाघों की सबसे न्यूनतम संख्या कहाँ पे है? तो आपको ध्यान देना है, नागालैंड में है, मिजोरम में है और फिर झारखंड में है। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अच्छा, बाघों की सर्वाधिक जो संख्या वाले टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं? टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो कौन से हैं? तो टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक जो बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट में, 260 हैं। पहले नंबर पे जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। दूसरे नंबर पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व में कहाँ पे है? कर्नाटक में, जहाँ 150 है। नागरहोल कर्नाटक में फिर तीसरे नंबर पे है। फिर बांधवगढ़ मध्य एमपी चौथे नंबर पे है। और 5वें नंबर पे यूपी स्पेशल, ध्यान दो, दुधवा नेशनल पार्क 5वें नंबर पे है। कौन कौन से ऐसे बाघ जो टाइगर रिजर्व है जहाँ बाघ है ही नहीं? तो दाम्पा मिजोरम में जो टाइगर रिजर्व है, दाम्पा कहाँ पे है? मिजोरम में। कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, सतकोसिया आपका उड़ीसा में, सह्याद्री महाराष्ट्र में और कवाल जो है वो तेलंगाना में। तो आपको ये सारे टाइगर रिजर्व्स भी याद रखने हैं जो नेम दिए हुए हैं। दाम्पा मिजोरम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कवाल तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा, सह्याद्री महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये आपका पूरा रिपोर्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा वाला रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है उस पर 5वीं रिपोर्ट आई है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो 2 लोगों द्वारा, एक एनटीसी और वन्य जीव संस्थान द्वारा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको जो है चलाया जाता है। ठीक, तो ये आपका जो मूल्यांकन बनाया गया था कि इसमें बताया गया कि इसमें हमें क्या प्राप्त करना है, इसके डिजाइन प्लानिंग क्या रहेगा, इसके लिए इनपुट क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, परिणाम क्या होंगे, आउटपुट क्या होगा, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें 51 जो टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया, तो इस मूल्यांकन में निकला कि जो केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट वाला टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व, बस खत्म। अब आता है कि बाघ संबंधित जो है, बाघ के संबंधित जो है अदर कुछ न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, क्योंकि एनटीसीए ने इसको अंतिम मंजूरी ध्यान दी है और ये देश का 55वां टाइगर रिजर्व बन के निकला है। धौलपुर करौली का लोकेशन आप देख रहे होंगे। तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 55 हो गए हैं। 54वां कौन सा था? एमपी का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक, तो टाइगर रिजर्व को कैसे अधिसूचित करते हैं? तो राज्य सरकार अधिसूचित कर देती है, फिर इसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उस पर तहत एनटीसीए के सलाह पर इसको जो है अधिसूचित किया जाता है। ठीक, अभी ध्यान देना है कि जो आपका पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने जो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी है सैद्धांतिक रूप से। तो जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है वो ध्यान देना आपको कि एमपी की जो सीमा है उससे लगे जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो है धौलपुर करौली जिला इनके बीच में फैला हुआ है। 5वां राजस्थान है, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। 4 टाइगर रिजर्व रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी है। तो ध्यान ये देना है कि राजस्थान में जो आपके 4 और हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, इनको भी आपको ध्यान देना। चंबल नदी इन्हीं के पास से बहती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। तो भारत में जो है बाघ स्थानांतरण परियोजना है वो फेल हो गई है, विफल हो गई है, इसलिए न्यूज में रहा है। पहली ये परियोजना थी बाघ ट्रांसफर की। तो किसने दी थी? तो एनटीसीए ने इसकी शुरुआत की थी 2018 में। तो हुआ क्या कि 2 बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया गया।
कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व से एक बाघ महावीर और बांधवगढ़ से एक बाघिन थी सुंदरी, उसको उड़ीसा के सतकोसिया में जो है ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन विफल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि शिकार की कम उपलब्धता होता था। अब इसमें कर्मचारियों के लिए का पास जो है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी थी, पर्याप्त सुरक्षा नहीं था, और जो धनराशि था उसका दुरुपयोग हुआ, बाघ और मानव के बीच में संघर्ष भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये फेल हो जाता है। आईयूसीएन इंटीग्रेटेड जो है टाइगर हैबिटाट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है टाइगर प्रोग्राम ITHCP ऑन टाइगर प्रोग्राम, ये इसके लिए जो चौथा चरण है, इसके लिए कॉल फॉर द कॉन्सेप्ट नोट्स जारी किया है। किसने जारी किया? आईयूसीएन ने जारी किया है। ठीक है, आईयूसीएन के जो है आईयूसीएन के थ्रू जो आपका ITHCP है, इसने जो इसके कार्यक्रम के लिए आईयूसीएन ने जारी किया है। ठीक, अब इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। ध्यान ये देना है कि जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग विकास मंत्रालय द्वारा ये फाइनेंस है, और इसमें जो है ये कहता गया कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोजेक्ट में योगदान देता है। ठीक, तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम्स क्या है। ग्लोबल टाइगर जो रिकवरी प्रोग्राम्स ये हैं, इसमें ये आपको ध्यान देना है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है कि 13 देशों की पहल है जो 2022 तक वनों में संख्या को दोगुनी करने के लिए बनाई गई थी। 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र था, उसके माध्यम से इसका जो है ये विकसित हुआ था। ठीक, अब इसको 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें 2034 तक हमें इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसने बताया है कि 2002 मतलब जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है कि बाघ की आबादी में 60% की कुल वृद्धि हुई है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर से, हम आते हैं प्रोजेक्ट चीता पे। तो जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसने चीता परियोजना की निगरानी के लिए किसका गठन किया? NTCA ने ही चीता परियोजना संचालन समिति, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की गठन कर दिया। 11 सदस्यीय है ये। इसमें चीता परियोजना का जो क्रियान्वयन होगा 2 साल तक ये रहेगी समिति। तो हाल ही में क्या हुआ कि कोनो नेशनल पार्क जो में नामीबिया से जो चीता आए थे, उन पे शावकों की मौत हो गई थी। इसी के बाद जो है CPSC का गठन किया गया, ये जो 11 सदस्यीय है। तो प्रोजेक्ट चीता था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी प्रगति क्या हुई, और चीता के बारे में समझेंगे। फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट पे आएंगे। तो चीता प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो इसका जो है इसका उद्देश्य क्या था कि 5 वर्षों में हमें करना क्या है कि जो देश के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसमें कम से कम 50 चीते को पुनर्वास कर दें। अधिकतर चीते कहाँ से लाए गए? साउथ अफ्रीका से लाए गए। ठीक है, तो इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो NTCA कर रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कार्यक्रम कर रहा है, प्राधिकरण कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी ध्यान देना है कि फाइनेंस कैसे होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ जो भी आपका प्रतिपूरक वन कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण है, कैंपा, इससे भी यहाँ पे फाइनेंस हो रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में चीतों को फिर से बसाया जाए। तो प्रगति अब तक की देखनी है, तो चीता की जो प्रगति के लिए 6 ये मानदंड बनाए गए हैं कि 6 मानदंड अगर हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट चीता हमारा सफल होगा। तो इसमें प्रोजेक्ट चीता ने 4 पूरे कर लिए हैं। कौन कौन सा? तो पुनर्वास के लिए जो लाए गए चीते थे उसमें 50% तक जीवित रहना, ये हो गया है। होम रेंज यानी अपने रहने वाले जो शिकार स्थल थे वहीं पे शिकार जो इलाके वहीं से शिकार की स्थापना वहीं पे वो हो गया है। कोनो जो नेशनल पार्क में शावकों का जन्म हुआ है और प्रोजेक्ट से स्थानीय समुदायों की कमाई हुई है, राजस्व भी आया है। तो 4 ये जो है ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 2 मानदंड और भी पूरे कर लेंगे तो ये जो है सफल हो जाएगा। ठीक, तो केंद्र सरकार ने ये भी ध्यान देना है कि जो है कि बन्नी घास के क्षेत्र में भी चीता प्रजनन संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। बन्नी घास के मैदान में एमपी में जो है नौरादेही और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी चीता बसाने की योजना बनाई भी गई है। ठीक, तो अभी आप जानते हो इसमें कि 12 नामीबिया से 8, साउथ अफ्रीका से 12 इन चीतों को ला करके जो है मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में यहाँ पे जो है इनको बसाया गया था। तो अफ्रीकी चीता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और एशियाई चीता के बारे में जान लेते हैं। तो IUCN स्टेटस वनरेबल है जो अफ्रीकी चीता है, और जो एशियाई चीता है वो क्रिटिकल है वो। तो साइट्स के परिशिष्ट 1 में दोनों आते हैं। वितरण आप देख लो तो पूर्वी अफ्रीका में होता है, ये ईरान में ही बचे हुए हैं एशियाई चीता। शारीरिक विशेषताएं देखें तो अफ्रीकी चीता क्या होते हैं कि एशियाई चीते के आकार में बड़े होते हैं। ठीक, आहार देखें तो ये होता क्या है कि इनका पर्यावास काफ़ी विविधतापूर्वक होता है, बड़ा होता है हैबिटाट, तो इसलिए इनका विविधता होती है, आहार में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जो एशियाई चीता हैं ये पतले होते हैं, छोटे होते हैं, पैर भी पतले होते हैं, लेकिन आहार के सीमित स्रोत होते हैं, चिंकारा उंकारा वगैरह खाते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया सारी चीज़ें। तो एशियाई चीता को आपने देख लिया, और अफ्रीकी चीता है वनरेबल है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको आपको ध्यान देना है। तो अफ्रीकी चीता क्या है? अब ये अफ्रीकी चीता ये क्या है कि फ्लैक्सी प्रजाति के साथ साथ क्या है कि आपका एक अम्ब्रेला प्रजाति भी है। फ्लैक्सी प्रजाति बताया था आपको ना कि जो उनका पर्यावास है उसके साथ साथ किसी मुद्दे के लिए, अभियान के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टर के रूप में इसका उपयोग होती है।
और अम्ब्रेला प्रजाति होता है कि अन्य जो प्राणी है और वन है उसको संरक्षण के लिए सुनिश्चित करना, इन्हें बचाना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो अफ्रीकी चीता ये कि ये दिनचर होते हैं, दिन में शिकार करते हैं, दहाड़ते नहीं हैं। ठीक, ये चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये। और ये बात ये है कि जो सबसे जो मतलब मांसाहारी जीव है उसके मामले में जो मानव और जो वन जीव संघर्ष होता है उसमें चीतों के साथ हमारा संघर्ष सबसे कम है। अब आता है हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरफ। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने प्रोजेक्ट टाइगर कर लिया, प्रोजेक्ट चीता कर लिया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कर लिया। तो 30 वर्ष पूरा हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट। इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत के राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा में जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, इसमें गज उत्सव हुआ। गज उत्सव हुआ, इसमें भाग लिया। ये 30 वर्ष जब था प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये बनाया गया था। ठीक, काजीरंगा का आप देख रहे होंगे नेशनल पार्क। तो एक यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बता, मानस है, ओरंग है, नामेरी है और डिब्रू सैखोवा के भी दिखाया गया है। इसी के बीच में यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लो, फिर इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट पे जाएंगे। तो इसके क्या है कि पूर्वी हिमालय जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है उसके वहाँ पे स्थित है, गोलाघाट और नगांव के बीच में। और काजीरंगा के उत्तर में जो उत्तर में है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। दक्षिण में कार्बी लोगों की पहाड़ियाँ भी हैं, जो पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। ठीक, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। 2006 में इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया था। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र है, दिफ्लू है, मोरा दिफ्लू है और मोरा धनसिरी भी है। ठीक, यहाँ पे गैंडा, बाघ, चीता, हाथी वगैरह भी पाए जाते हैं। अब ये ध्यान देना है कि जो कर्नाटक का जो मैसूर हाथी रिजर्व है सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। ठीक है, ध्यान ये देना कि कर्नाटक का जो मैसूर हाथी रिजर्व है वो सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। अभी आपने देखा होगा मैसूर में क्या प्रोग्राम था पीएम ने, उसको आपको देख लेना, अभी ऊपर आपने पढ़ा था, तो मैसूर में कंफ्यूज मत होना। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब शुरू हुआ था, 1992 में हुआ था। ये सन ही जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1992, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में वनडे एग्जाम्स में बीपीएससी वगैरह में पूछता है। किसने शुरू किया था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र द्वारा ये प्रायोजित किया था। इसमें केंद्र सरकार पैसा देता है, कुछ राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है उसमें। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। सहायता देना है कि अभी देखें कि हाथियों के पर्यावास के लिए क्या होता है कि राज्यों को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी इसमें असिस्ट की जा रही हैं। वर्तमान में 22 राज्यों में होता है ये कार्यान्वयन। ठीक, संचालन समितियां हैं कि इसमें सरकारी प्रतिनिधि हैं और गैर सरकारी वन्यजीव विशेषज्ञ भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। भारत में जो हाथी रिजर्व है वो क्या है कि हाथियों की आवाजाही के लिए जो बड़े भू परिदृश्य का सीमांकन के लिए भारत सरकार ने हाथी रिजर्व को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के रूप में घोषित कर दिया गया। 33 हाथी रिजर्व है भारत में। क्या है, 55 टाइगर रिजर्व है, 33 जो है आपका हाथी रिजर्व है, ध्यान देना आपको। ठीक, अभी उसमें आप ऊपर पढ़ा होगा कि आपका जो देखा कि कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। ठीक, तो अभी ध्यान देना कि तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, इसके बाद केरल और उड़ीसा का स्थान आता है। आपने देखा होगा कि अभी भारत के जो हाथी गलियारे वो हैं कि जो पश्चिमी बंगाल है उसमें हाथी गलियारों की संख्या कम है। हाथी गलियारा मतलब ये है कि वहाँ पे हाथियों का जो आवाजाही है वो लगी रहती है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में 6 राष्ट्रीय जो राष्ट्रपारी हाथी गलियारे कि राष्ट्र के और अन्य राष्ट्र के बीच में दो नेशंस हैं, दो कंट्री के बीच में हाथी गलियारे 6 हैं भारत और नेपाल के बीच में। ठीक, तो हाथी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और फिर कल की क्लास में से यहाँ से शुरू होगी। तो अभी आप समझो कि हाथी के बारे में, ये बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है हाथी। ठीक है, बहुत बुद्धिमान, और लेकिन ये क्या है कि बहुत सारे दुख भी प्रकट करता है, करुणा भी प्रकट करता है, कई सारे जो है जटिल व्यवहार इसके हैं। उम्र में सबसे बड़ी हथिनी होती है, इसे कुल माता कहते हैं। गर्भकाल सबसे लंबा होता है सभी जो स्तनधारी है उसमें हाथियों का। ठीक, जो नर एशियाई हाथी होते हैं वो मादाओं की तुलना में कम सामाजिक होते हैं। ये कुमकी हाथी है। कुमकी हाथी को थोड़ा सा आप देख लो। कुमकी हाथी है कि भारत में जो कैप्टिव एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाना शब्द है, जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए जो है ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें पर्यावास अब देखना है। तो अभी आपको एक चीज़ें और देखो कि अन्य चीज़ों के बारे में जानने से पहले हाथी के बारे में देख लो कि हाथी की स्थिति क्या है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, आपको बता रहा है जो चारों अनुसूचियाँ मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, या गूगल करके आप खुद भी देख लेना, उसमें चारों अनुसूचियों को जानना जरूरी है। अनुसूची 1 और 4 के अंतर्गत आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में आता है और इंडेंजर्ड है इसकी स्थिति। और ये चीज़ देख लिया आपने। तो पर्यावास देखो कि मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट जो है, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, इसे कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। हाथी गणना जब हुई थी तो ये शायद 5 साल पे होती है। तो जो आप ध्यान देना कि इसमें जो हाथी गणना होती है, भारत में कुल कितने हैं, 29,964 हाथी हैं। सबसे अधिक हाथी कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है, और उसके बाद असम और केरल में है। ठीक, ये चीज़ें हैं।
अच्छा, जो हाथियाँ हैं, हाथियों की सुरक्षा के लिए जो है कि आपको ध्यान, हाँ, हर 5 साल में हाथियों की गणना होती है। और रेल दुर्घटनाओं से हाथियों की मौत को रोकने के लिए गजराज एआई सिस्टम लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो करंट का न्यूज है, ये पिछले साल का ही, और एक वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो ध्यान देना कि रेल दुर्घटनाओं से हाथियों को मौत से बचाने के लिए गजराज को जो है तैनात किया जाएगा। एआई सेंसर सिस्टम है। और असम में देसी प्रजाति के पेड़ लगाए जा रहे हैं जो हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आंवला, बेल, गमारी, जामुन, भुरमुरा, अर्जुन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है कि एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में क्या क्या अंतर है। तो एशियाई हाथी में देखो आयुष्य स्थिति क्या है कि इंडेंजर्ड है। ठीक। अफ्रीकी हाथी जो है इसमें सवाना हाथी इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड वन हाथी है। अभी यहाँ पे जो एशियाई हाथी है उसके गोलाकार और छोटे कान होते हैं, यहाँ पे बड़े कान होते हैं और पंखा के आकार के होते हैं। जो एशियाई हाथी उसकी त्वचा मुलायम होती है, अफ्रीकी हाथी की जो झुर्रियों से युक्त त्वचा होती है। ठीक। यहाँ पे जुड़वा गुंबज वाला सिर होगा और यहाँ पे एक गुंबजी सिर होगा। ये ध्यान देना। इसमें दांत देखना, कुछ एशियाई हाथियों के दांत होते हैं और हाथियों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथी और हथिनी दोनों के दांत होते हैं। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक। तो ये आपका पूरा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया प्रोजेक्ट एलिफेंट तक। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 से, और 5 क्लासेस में इन्वायरमेंट और ख़त्म हो जाएंगी, 4 क्लासेस में। ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक शुरू करेंगे। तो आराम आराम से पढ़िए, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं डेली उसको कम से कम उतना कंज्यूम हो जाए। मैं 1 घंटे की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, चूँकि आपको क्या है, होली के त्यौहार भी चल रहा है, बहुत लोग क्लास नहीं करेंगे, बट आपको पढ़ना चाहिए। 1 घंटे ही पढ़ो और आराम से पढ़ो। ये नहीं कि एक ही दिन उठाया पूरा इन्वायरमेंट खत्म कर दिया और पता चला कि सब भूल गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। 5 क्लासेस हैं। अगर आपको फिर, और मैं आपको तो एक एक लाइन बाई लाइन खुद पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप सर समझाते बीच में छोड़ देंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आता, इसलिए मैं लाइन बाई लाइन करा देता हूँ। और इसको आप वीडियोज़ को 1.5x पे लगा के देखें, 1.5x पे, तो ये आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो आधे घंटे में या 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में आप रिवीजन VC से कर सकते हैं, वीडियो से। ठीक है। धन्यवाद।